स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो कोरोना से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना वायरस पर आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार ये सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है, इसलिए इसे G20 वर्चुअल समिट का नाम दिया गया है। तो G20 सम्मेलन होगा, लेकिन अब ये फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, वर्चुअल तरीके से जुड़े होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो ऐसे में इस बार का जो G20 सम्मेलन है, इसको नाम भी G20 वर्चुअल समिट दिया गया है। तो जो भी इस समूह के 20 देश हैं, वो मिलकर मंथन करेंगे कोरोना से कैसे निपटना है। और ये एक बड़ी मीटिंग होगी, महत्वपूर्ण मीटिंग होगी, जिस पर नजर हमारी बनी रहेगी, क्योंकि जो भी 20 देश इस समूह से जुड़े हुए हैं तो कई ऐसे कोरोना से प्रभावित हैं। तो फिलहाल आज जब ये वर्चुअल तरीके से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन देशों के नेता जुड़ेंगे, तो उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय इसमें लिया जाता है। और इससे पहले हमने देखा था कि सार्क देशों से प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था, जब शुरुआत में ये सब बातें सामने आ रही थी उस वक्त भी, कि हम सभी को, जो भी सार्क देश हैं, उनको आपस में जुड़ना होगा और मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान को छोड़ दे तो उसके अलावा बाकी सभी देशों ने प्रधानमंत्री के उस कदम की तारीफ की थी कि हम सबको मिलना होगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री को दिया था। और अब G20 जो वर्चुअल समिट है, इसका भी इंतजार रहेगा। तो कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, ये हम सब जानते हैं। और इसी को पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ने 1,70,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। तो वो ऐलान जिसका इंतजार हो रहा था, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी कि आखिर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार कोई ठोस कदम कब उठाएगी, क्या कदम उठाएगी। तो आज वित्त मंत्री सामने आई और आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो लोग इस जंग को लड़ रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े लोग हों, उन्हें 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। 20 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे, इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये सुनिश्चित करेगी कि हर गरीब को खाना मिले। योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक मिलेगा। यानी कि जो राशन कार्ड है, जो APL BPL कार्ड है, जिसकी उतनी लिमिट है, उससे 5 किलो अतिरिक्त अब इन लोगों को वो राशन मिलेगा। इसका फायदा होगा देश की 80 करोड़ आबादी को। साथ ही 1 किलो दाल का प्रावधान किया गया है। अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त डाल दी जाएगी। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। A package which will immediately take care of the concerns, the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help. So the package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. So I will detail that before you as to what are the ways in which this will benefit. We are looking at both cash transfer as one set of measures, and another set of measures will be food security related. We do not want anyone to remain hungry. So we will be giving enough to take care of their food, grains requirement, protein requirement in terms of pulses. On the other hand, they should also not remain without money in hand. So several measures through DBT are being taken so that money reaches them, so that they can have money in their hands. इस जंग को लड़ने के लिए जो हमारे योद्धा हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के, वो अपनी जान पर खेलकर भी देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर बाकी सब, इन सब के लिए आशा वर्कर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंटलाइन हमारे जो ये योद्धा हैं, इनके लिए सरकार ने तय किया है कि ये जो अपने समर्पित भाव से और स्वार्थ रहित रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे। और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50 लाख रुपए की
एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है और इससे लगभग 20 लाख ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे। और हमारा मानना है कि देश भर के ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जहां पूरे देश ने कुछ दिन पहले शाम को उनका आभार प्रकट किया था, आज सरकार ने अपनी ओर से कदम दूसरा रखा है ताकि उनके बारे में भी विचार किया जा सके। तो वाकई में अर्थव्यवस्था को संभालना बेहद जरूरी था, क्योंकि लोगों की चिंता अपने खाने पीने को लेकर है, तो उसको भी सुनिश्चित सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इन सब के बीच आज योगी कैबिनेट की बैठक, अधिकारियों के साथ बैठक की मुख्यमंत्री ने, और इस दौरान भी बड़ा फैसला लिया। कोरोना को लेकर सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि जो गांव के इलाके हैं वहां भी सरकार अब लोगों को जागरूक करेगी। तो ये तस्वीर देखिए, इस बैठक में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। इससे पहले हमने केंद्र में देखा था, प्रधानमंत्री ने जो बैठक ली थी उसमें भी इस तरह की व्यवस्था थी, और आज भी योगी ने जो बैठक ली है ऐसी ही एक दूरी का ख्याल रखा गया है। तो 60,000 ऐसी ग्राम पंचायत हैं जिनको ये मैसेज फोन के जरिए देने के लिए कहा गया है। जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे और गांव में, जहां क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो महानगरों में काम करते थे, अब अपने अपने गांव में लौटे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। तो वहां स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और जो भी सेवाएं सरकार की तरफ से इस वक्त दी जा रही हैं आम पब्लिक को, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो ऐसे में अगर आपके किसी के भी इलाके में कोई शख्स ऐसा है जिसमें कोरोना के जैसे लक्षण दिख रहे हैं, चाहे सूखी खांसी हो, बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ हो, सिर में दर्द हो, वो किसी दूसरे देश से लौटा है, दुबई से लौटा है, सऊदी से लौटा है, कहीं से भी लौटा है, या कई बार ये हो रहा है कि महानगर से, दिल्ली से, मुंबई से या कहीं और से जा रहे हैं, तो वहां भी एक आशंका बनी हुई है। तो ऐसे में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है आज, तो आप सब लिख लीजिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में और ज्यादा जरूरत है जागरूकता की। तो 1076 यानी कि 1076 ये फोन नंबर है, इस पे फोन करके ग्रामीण इलाके के लोग मदद ले सकते हैं। वाकई में इस वक्त देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हमें सब कुछ भुलाकर, सारे मतभेद भुलाकर एक साथ खड़ा होना होगा, और आज ऐसी ही बात सियासत में भी नजर आई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि कांग्रेस सरकार के हर फैसले के साथ है, और यह भी कहा कि जो भी कदम सरकार कोरोना से निपटने के लिए उठा रही है वो तारीफ के काबिल है, और जो भी जरूरत कांग्रेस पार्टी की पड़ेगी वो पूरी तरह तैयार है सरकार का साथ देने के लिए। तो वाकई में इस वक्त क्योंकि देश को आपसी जो भी आपके राजनीतिक मतभेद हैं या किसी भी तरह के कोई आपस में गिले शिकवे हैं, वो सब भुलाकर एक साथ एक मंच पर आकर देश को बचाने की इस वक्त जरूरत है। तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा ही कदम आज उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा सोनिया गांधी ने, और देखिए क्या कुछ लिखा है अपनी चिट्ठी में, और कुछ सुझाव भी दिए हैं, और कहा है कि जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो तारीफ के काबिल हैं, और कहीं भी कांग्रेस की अगर जरूरत पड़ती है तो पार्टी पूरी तरह सरकार के साथ है। वहीं इन सबके बीच कुछ ऐसे विधायक हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी अनर्गल बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। गाजियाबाद के विधायक का विवादित बयान सामने आया। लोनी से विधायक हैं बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर, जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जो लोग लॉकडाउन को नहीं मान रहे हैं, बगैर अनुमति के, बगैर इजाजत के घर से बाहर निकल रहे हैं, उनकी टांगें तोड़ दो। ऐसे देशद्रोहियों को गोली मार देनी चाहिए। और जो ऐसे देशद्रोहियों को, आप समझिए यहाँ पर देशद्रोही की परिभाषा क्या है, वो लोग जो लॉकडाउन के बावजूद घर से बाहर निकल रहे हैं। तो बीजेपी विधायक कहते हैं कि जो भी ऐसे देशद्रोहियों को गोली मारेगा, ऐसे जवान को वो खुद 5100 यानी कि 5100 का इनाम देंगे। जगह से वीडियो आई है कि लोग 200, 500 लोग इकट्ठे होकर के और बिना कारण घूम रहे हैं। और इस तरह की स्थिति में, क्योंकि लौनी के अंदर 16 लाख आबादी है और बहुत ज़्यादा नगर पालिका के अंदर भीड़ है, एक एक घर में 30-30 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ लोग बाहर जा रहे हैं और आ रहे हैं। और कुछ सब्जी मंडी की जो सूचनाएं हैं, दिल्ली के लोग सब्जी मंडी आ रहे हैं, और अगर कोई भी संक्रमित मरीज कहीं किसी के संपर्क में आया तो लौनी को संभालना मुश्किल होगा। मेरा ऐसे लोगों को, जो मैंने प्रधानमंत्री जी की अपील पर आज भी उसको मजाक समझ करके जो सड़कों पे घूम रहे हैं बिना वजह फालतू बाइक लेकर के, पूरा मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियो में आ रहा है, और मंडी में जिस तरह से लोग दांत फाड़ रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है। ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन के लोग, मेरा पुलिस से ये कहना है कि ऐसे लोगों की टांग तोड़ दी जाए, और अगर नहीं मानते हैं तो उनकी टांग में गोली मारने का काम पुलिस करे, क्योंकि ये भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। लॉकडाउन को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में सख्ती बरती जा रही है। लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जरूर हैं जो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पुलिस की बात करें तो लॉकडाउन का उल्लंघन करने से रोक रही है, और
जो निकल रहा है तो उससे भी सख्ती से निपटा जा रहा है। कोरोना को लेकर कंप्लीट लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और संगम नगरी प्रयागराज की सड़कें सूनी हैं। हालांकि कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हर चौराहे पर बैरियर लगाए गए हैं। यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं, महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं और वो लगातार लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उनको वापस लौटा रहे हैं और घरों में बैठने की हिदायत दे रहे हैं। प्रयागराज जिले की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के रीवा से भी लगती है, उस सीमा पर भी बैरिकेडिंग की गई है और बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को भी वहां पर रोका जा रहा है। सिर्फ जो आवश्यक वाहन हैं उनको ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। पूरे ज़िले की अगर बात करें तो पूरे ज़िले में 183 बैरियर बनाए गए हैं, उन बैरियर पर लगातार चेकिंग की जा रही है और जो आवश्यक सेवाएं हैं, फल, सब्जी, दूध, दवाएं, इनके अलावा जो वाहन हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही साथ 3 दिनों में अब तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें 1090 वाहनों का चालान किया गया है, 48 वाहन सीज किए गए हैं, 7000 से ज़्यादा वाहनों की चेकिंग की गई है और 850 से ज़्यादा वाहनों को अनुमति दी गई है कि वो अंदर प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए थे। पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, जिससे कि कोरोना की इस महामारी के खिलाफ जो जंग शुरू हुई है उसमें विजय मिल सके और कोरोना को परास्त किया जा सके। इसके साथ ही साथ प्रशासन ने आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसमें 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें बनाई गई हैं, 6 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, 2 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। किसी इलाके में अगर किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है तो इन हेल्पलाइन नंबरों पर बात करके वो अपने इलाके में उनकी उपलब्धता करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन मुनाफाखोरों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रयागराज में कल ही एक किराना व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। जिला प्रशासन लोगों से बार बार यह अनुरोध कर रहा है कि जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, चाहे वो बैंक हैं, मेडिकल है, मीडिया के लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, इनके अलावा कोई घरों से बाहर न निकलें और कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करें। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और हम सब जाने कि इस वक्त ट्रेनें पूरी तरीके से बंद है, लेकिन ट्रेन की बोगियों को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेन की बोगियां हैं उन्हें आइसोलेशन सेंटर बनाया जा सकता है। ऐसा होता है तो अच्छी बात भी, क्योंकि वहां सोने की व्यवस्था होती है ट्रेनों में, जो भी उसके सीट होती है, इसके अलावा टॉयलेट वहां पर हैं। तो 20,000 बोगियां हैं जिन्हें आइसोलेशन सेंटर बनाया जा सकता है। तो जिन मरीजों को आगे जरूरत पड़ती है या जो भी हालात होते हैं तो उसके लिए भविष्य की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए, ये ट्रेन की बोगियां हैं जिन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि अगर ट्रेन में ज़रूरत पड़ती है तो सुविधाएं हैं ही, यहाँ जो सीटें होती हैं या और टॉयलेट की भी व्यवस्था रहती है, तो ऐसे में ये आइसोलेशन सेंटर का काम कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी से सारी तैयारियां की जा रही हैं और ऐसी 20,000 बोगियां हैं जिन्हें यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। तो देखिए जरा तस्वीरें। क्योंकि कई सारे ऐसे मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि तीसरा चरण अगर भारत में है तो फिर जरूरत पड़ेगी। फिलहाल प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी इस वक्त क्या कुछ बोल रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। अब तक जो है 42 केसेस प्रदेश में हो गए और 11 जो है लोग जो है डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं एक बार उनका कोरोना नेगेटिव आ जाने के बाद। हमें खुशी की बात यह है कि जैसा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आपको बता चुके हैं, 8 टेस्टिंग लैब्स फंक्शनल हो गई हैं और ये भी एक बड़ा काम हो गया है कि जो टेस्टिंग लैब्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो और बेहतर होती चली जा रही है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 50,000 लोगों का जो है जहां जहां रेफर किए गए थे वो बिल्कुल जो है नॉर्मल होते चले गए हैं और अभी भी 30,000 केवल लोग जो है सर्वेलेंस में हैं और उनको भी बहुत ही क्लोजली जो है मॉनिटर किया जा रहा है। 30,000 और अप्रोक्सीमेटली अभी 24,000 लोग ऐसे हैं जो मॉनिटर किए जा रहे थे सर्वेलेंस में, तो उनका 28 दिन भी पूरा हो गया है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि प्रदेश में अब 42 हमारे कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, जिन 42 में से 11 जो है नेगेटिव टेस्ट करके बाहर निकल आए हैं। तो नेट जो हमारे कोरोना के
जिनका केसेस का ट्रीटमेंट हो रहा है वो 31 रह जाता है। मुझे बताने में खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डोर टू डोर डिलीवरी के लिए 3 दिन पहले निर्देश दिए थे, आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः बैठक आयोजित की और उस बैठक में चीफ सेक्रेटरी, एपीसी, आईआईडीसी, मैं स्वयं, डीजीपी और बाकी सभी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा। तो मुझे ये बताकर बहुत खुशी है कि जो अब तक की स्थिति आ रही है उसके अनुसार जो मोबाइल वैन्स और मोबाइल ठेले जो लगाए गए हैं, कुल मिलाकर 6,902 मोबाइल वैन्स जो हैं, ई रिक्शा, ट्रैक्टर, मोटर चलित वाहन जो है पूरे प्रदेश में लगाए गए हैं और अब तक 11,668 जो है ठेला, हाथगाड़ी और मैनुअल चलित वैन 6902 और 1168 जो है मोबाइल हाथ चलित जो है गाड़ियां लगाई गई हैं। कुल मिला के 18,570 जो है मोबाइल वैन्स पूरे प्रदेश में लगाए गए हैं। निरंतर ये संख्या बढ़ रही है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डोर टू डोर डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। कुछ जनपदों में तो संख्या और भी अच्छी होती जा रही है और दिनों दिन जो है इसकी संख्या बढ़ रही है। ये कारण यह है कि जब जैसे जैसे डोर टू डोर डिलीवरी और मजबूत होती जाएगी व्यवस्था, वैसे वैसे लोगों को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होगी। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ इटसेल्फ में जो है बहुत बड़ी संख्या में मोबाइल वैन्स लगाए गए हैं और लखनऊ इटसेल्फ में जो है करीब करीब 3,190 मोबाइल वैन लगाए गए हैं। कानपुर में अगर हम देखें तो लगभग 1952 मोबाइल वैन लगाए गए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कई जनपदों में बहुत अच्छी बड़ी संख्या में मोबाइल वैन्स लगाए गए हैं और कोशिश हमारी है कि जो अर्बन ओरिएंटेड जिले हैं, अर्बन ओरिएंटेड शहर हैं, उनमें अधिक से अधिक मोबाइल वैन्स लगाए जाए। दूसरा बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो आपको बताना हमारे लिए आवश्यक है कि जैसा कि कल बताया गया था, माननीय विधायक निधि से जो है कोविड-19 टेस्टिंग और स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं के लिए विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धांत में संशोधन कर दिया गया है और 26 मार्च यानी आज ही आदेश प्रमुख सचिव ग्राम विकास ने आदेश जारी कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह ही आज निर्देश दिए हैं कि जो भी माननीय विधायकों ने अपनी विधायक निधि से धनराशि कमिट की है, उन विधायकों से, माननीय विधायकों से जिले स्तर पर तत्काल जो है उनसे उनका जो उनकी संस्तुति है प्राप्त करके जिले स्तर पर इस धनराशि को हेल्थ डिपार्टमेंट को और जो हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको ये उपलब्ध कराई जाए। तो बहुत सारे माननीय विधायक इसमें जो है धनराशि दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम जो है होने जा रहा है। तीसरा बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम्युनिटी किचन्स को स्टार्ट करने का निर्देश दे दिया है और इसी क्रम में आज जो एबीसी साहब ने हमें सूचना अभी दोपहर तक दी है, लगभग 1 लाख से अधिक जो है फूड पैकेट्स अब पूरे प्रदेश में आज तैयार किए गए हैं। मुझे बताने में खुशी है कि अगर हम देखें तो जैसे हम जिला आगरा देखें तो आगरा जिले में आज ही 5,200 फूड पैकेट जो है 15 स्वयंसेवी संगठनों में बनाए हैं। लखनऊ जिले में भी जो है बहुत सारे फूड पैकेट जो है बनाए जा रहे हैं। तो निरंतर ये आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, समाज सेवी संगठन हैं, जहां भी जो भी जिस भी रूप में लोग सामने आ रहे हैं उनका सहयोग लीजिए, लेकिन एक कोविड को देखते हुए एक पूरी सुरक्षा में और पूरी सफाई में जो है पैकेट लेकर उनका वितरण सुनिश्चित करें, कहीं एक जगह भीड़ न लगे। ये भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, इसका भी पालन अब शुरू हो गया है और जनपदों में लगभग आज की तारीख में जो है हमारा अंदाज है लगभग 1 लाख जो है फूड पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि आज दूध का वितरण जो है लगभग जो प्रमुख सचिव पशुपालन ने बताया है, दूध का वितरण लगभग 7 लाख
लीटर का दूध का वितरण जो है किया गया है। दूध 7 लाख, इसमें दूध का वितरण जो है ये आधा किलो और 1 किलो के पैकेट में होता है। तो लगभग 11 लाख पैकेट हमारे प्रमुख सचिव पशुपालन और दुग्ध विकास ने बताया है। 11 लाख पैकेट जो है दूध का वितरण किया गया है और ये लगभग 8,000 गाड़ियों में जो है दूध का वितरण जो है किया जा रहा है। और ये दूध के वितरण की जो व्यवस्था है इसको बढ़ाया जा रहा है और लगभग 20,000 गाड़ियों में दूध का वितरण जो है पूरे प्रदेश में किया जाएगा। लक्ष्य यह है कि अभी 7 लाख लीटर किया जा रहा है, 9 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट है, तो अब 15 लाख लीटर तक हम लगभग प्रदेश में दूध का वितरण सुनिश्चित करेंगे। तो पहला बिंदु यह है कि मोबाइल वैन्स बढ़ा दिए गए हैं, 18,000 से प्लस हो गया है। दूसरा बिंदु यह है कि फूड पैकेट्स लागू कर दिए गए हैं, उनका वितरण किया जा रहा है। तीसरा बिंदु यह है कि माननीय विधायक निधि से जो जियो था वो जारी कर दिया गया है। चौथा बिंदु यह है कि दूध का वितरण भी बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है, तो प्रदेश स्तर पर बहुत अधिक संख्या में दूध का वितरण जो है पैकेट्स के माध्यम से घर घर डिलीवरी की जाएगी। इसके साथ साथ हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को हर सरकारी वाहन में जो भी जनपद स्तर पर लागू है उस पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है फिट करने की भी एक व्यवस्था दी गई है, तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी लागू किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं, आज कल भी दिए थे, कि जो भी लेबर है, जो कर्मचारी है, कुछ अन्य प्रदेशों से लोग जो है चलकर आ रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने बॉर्डर के जिलों को गाजियाबाद में, नोएडा में, आगरा में और अन्य बॉर्डर के जिलों में ये आदेश दिया है कि वहां का जिला प्रशासन, वहां पुलिस मिलकर ऐसे लोगों के लिए भी खान पान की व्यवस्था, उनके पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। उनके और रुकने और रहने की भी, कहीं भी अगर धार्मिक जो है लोग अगर हैं और उनका कोई टोली है, जैसे बनारस में कुछ लोग कहीं रुक गए, उनके भी खान पान की और बाकी व्यवस्था जो है जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा, ये निर्देश दिए हैं। बहुत अधिक संख्या में कई जगह पर बॉर्डर से भी लोग आने की बात 2-3 जगह हुई थी, कुछ लोगों को व्यवस्थित कर दिया गया है, लेकिन जहां जहां उनका जो है वो उपलब्ध है, जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनके भोजन की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। ये भी एक बड़ा काम जो है हो रहा है और गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने, नोएडा के जिला प्रशासन ने, आगरा के जिला प्रशासन ने ये अच्छा काम इसमें किया है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि पुलिस विभाग के माध्यम से कोरोना के दृष्टिगत लॉकडाउन के लिए जो कार्रवाई अभी तक की गई है, धारा 188 में 2,802 FIR दर्ज की गई है और लगभग 8,649 लोगों का चालान किया गया है। इसके अलावा एक बिंदु पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है, कालाबाजारी। आज ही उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी DMs को, सभी कमिश्नर्स को और सभी फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों को FIR 2,802 और लोग इसमें निहित हैं 8,649। ये भी बता दें, चेक किए गए वाहनों की संख्या 2,86,000। इसके अलावा चालानों की संख्या जो है 69,000 गाड़ियों के चालान किए गए हैं और वसूला गया शमन शुल्क जो है अब तक 1,44,00,000 रुपया हो गया है और परमिट भी, आकस्मिक किसी को अगर जाना हुआ तो 16,502 लोगों को परमिट भी दी गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि काफी हद तक कार्रवाई लॉकडाउन के अंतर्गत की गई है और बहुत अधिक सफलता मिली है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील भी की, लोगों का आह्वान भी किया कि जो अपेक्षित सहयोग मिला है लोगों का लॉकडाउन का, सफलता का, उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रदेश की समस्त जनता का अभिनंदन किया है और उन्होंने विशेष रूप से जो सफाई कर्मी है, बिजली कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर्स हैं, जो अन्य विभाग के लोग लगे हुए हैं, विशेष रूप से जो पुलिस लगी है, जो इस पूरे अभियान में लगी है, उनका भी आभार और अभिनंदन किया है कि वो लोग जो है तन मन धन से जो है अपना कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा यही की है कि लोग अपने घर पर रहें और अपने घर पर ही डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक
6 FIR इसी एक्ट में की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः निर्देश दिया है और सभी अधिकारियों को फील्ड को बताया है कि सभी जगह ऐसे कालाबाजारी करने वालों को, ऐसे लोगों को। तो प्रमुख सचिव गृह जानकारी दे रही थी कि लॉकडाउन में लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कौन कौन से कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।